सेठ, आज हम आपको इतिहास का पहला चैप्टर यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पढ़ाएंगे। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत लाभ कमाते थे। और व्यापार करने के लिए पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अल्केजेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारी केंद्र थे और इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार बना रखा था और यूरोपीय शक्तियों के व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। इसके अलावा पुर्तगालियों के व्यापारिक साम्राज्य की एक्सादो द इंडिया नाम दिया गया। पुर्तगालियों ने भारत में कालीघर, गोवा, कालीकट, दमन दीव और हुगली में अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी एवं मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना प्रकट की। धर्म क्या था? ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार प्रसार करना था। यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए गए या उपनिदेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ने लगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं पर खर्च वहन किया। इनके नाविकों को कुतुबनुमा की सहायता से अन्य रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं करने में मदद की गई। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी पर पहुंचकर भारत की खोज की। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया और नए ढंग से व्यापार फिर से शुरू हो गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। सोना चांदी वे लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक और धन तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, यानी कई लोगों का शेयर का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय या कोठी से किया जाता है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट से होता है। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे, यानी समुद्री मार्ग से भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान की किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात नहीं सोची थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन,
नागापट्टनम व्यापारिक केंद्र वहाँ पर इन लोगों ने खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर जैसे स्थानों पर अपने व्यापार का मुख्य केंद्र को बनाया। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीदें और उनकी अधिक से अधिक कीमत लगाकर अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। तो इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश करते रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। तो विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड और भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने प्रतिनिधि व दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए वे खुशामद भी किया करते थे। इसके फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र यानी फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर ये था कि पुर्तगालियों का पतन होने लगा। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते भारत में इनका पतन हो गया। इनके पतन के कई कारण थे, जैसे धार्मिक असहिष्णुता की नीति, डच तथा अंग्रेज शक्तियों का विरोध, बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटमार की नीति, पुर्तगाली वायसरायों पर पुर्तगाली राजाओं का अधिक नियंत्रण इत्यादि। तो इस प्रकार से इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान के व्यापार से खूब लाभ कमाया और उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए। तो इस प्रकार से आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ गए।